हमने कवर किया है, तो उसका एक टाइप रह गया है, दैट इज नल सेल्स। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो नल सेल्स क्या होते हैं और इसके कितने एक्सॉन है, तो कैसे काम करते, कैसे इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे पहले नल सेल्स, एज द नेम इंडिकेट्स, नल मीन्स इनमें क्या होता है, इनमें वो एंटीजेनस, वो सरफेस मार्कर्स नहीं होते जो बी और टी सेल्स में होते हैं। तो सिंपली हम कहेंगे कि नल सेल जो होते हैं ये भी लिम्फोसाइट्स का ही एक टाइप है। ठीक है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पर भी वही देखने को मिलता है, न्यूक्लियस जो होता है बड़ा होता है और साइटोप्लाज्म उसके इर्द गिर्द होता है, बहुत ही कम होता है। एंड these cells are intermediate between T and B cells, B और T cells के दरमियान होते हैं। उन्हीं की तरह इनमें सरफेस मार्कर्स नहीं होते हैं, एंटीजन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। एंड वन मोर थिंग इज कि दे आर साइटोटॉक्सिक इन फंक्शन। इनकी जो फंक्शन है, इनका जो काम है वो साइटोटॉक्सिटी होती है। जो भी वायरल इन्फेक्टिव सेल्स होते हैं या जो भी पैथोजेनिक इन्फेक्टिव सेल्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं, उनको वो किल करते हैं। And because of this they are cytotoxic in function। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले what are null cells? null cells जो होते हैं वो इंटरमीडिएट सेल्स होते हैं बिटवीन टी और बी सेल। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया है कि ये लिम्फोसाइट्स का ही एक किस्म है, इसमें बड़ा न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस कम होता है। और जो नेक्स्ट टॉक है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये जो नल सेल्स होते हैं दे फॉर्म थर्ड पॉपुलेशन सेल्स। थर्ड पॉपुलेशन सेल्स टीपीसी, कहीं पे किताब में आपको लिखा होगा टीपीसी, दे फॉर्म टीपीसी। टीपीसी मीन्स थर्ड पॉपुलेशन सेल्स। क्यों थर्ड पॉपुलेशन सेल्स? जब हम लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं तो जो 3% वाले जो टोटल मास बनाते हैं लिम्फोसाइट्स का वो नल सेल्स होते हैं, और जो 27% टोटल लिम्फोसाइट्स का बनाते हैं वो बी सेल्स होते हैं। और जो टी सेल्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन है, उनका जो परसेंटेज है टोटल लिम्फोसाइट्स का वो 70% है। तो सबसे जो पहली पॉपुलेशन बनाती है वो टी लिम्फोसाइट्स, और जो दूसरी पॉपुलेशन वो बी लिम्फोसाइट्स, और थर्ड पॉपुलेशन सेल जो बनाते हैं वो नल सेल्स बनाते हैं। ये याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसके बारे में कोई ऑब्जेक्टिव आता है कि थर्ड सेल पॉपुलेशन लिम्फोसाइट्स में कौन से सेल्स बनाते हैं, टी सेल बनाते हैं, बी सेल बनाते हैं, नल सेल बनाते हैं। जी बेटा जवाब देना चाहिए। कह रहा हूँ कि जो नल सेल्स होते हैं बेटा दे फॉर्म थर्ड पॉपुलेशन सेल्स, टीपीसी, थर्ड पॉपुलेशन सेल्स। ठीक है, थर्ड पॉपुलेशन सेल्स बनाते हैं। सबसे पहले नल सेल जो होते हैं लिम्फोसाइट न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो मैंने बताया है कि दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन बी एंड टी सेल्स। टी और बी सेल्स के दरमियान इनकी जो खुसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इन दो सेल्स के दरमियान पाया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर क्या है, ये इंटरमीडिएट सेल्स बिटवीन बी एंड टी सेल्स। ठीक है बेटा, तो थर्ड पॉपुलेशन सेल्स बनाते हैं। उसके अलावा जो खुसूसियत इनमें पाई जाती है बेटा कि ये जो सेल्स होते हैं यानी नल सेल्स, ये दो किस्म के हैं। इनको नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं और किलर सेल्स। दो एक्सम के होते हैं, एक है एन के और दूसरा है के सी। एन मीन्स नेचुरल किलर सेल्स और दूसरा है किलर सेल्स। ठीक है, वहां भी टी किलर सेल्स थे, कहाँ पे, टी लिम्फोसाइट्स में। ये और वो थोड़ा बहुत इनमें तफरुक है क्योंकि इनमें वो रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते जो उसमें पाए जाते थे टी किलर सेल में। ठीक है, तो ये भी नल सेल जो है ये भी दो एक्साम के हैं, नेचुरल किलर सेल और किलर सेल। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम नेचुरल किलर सेल लेंगे। तो अगर हम नेचुरल किलर सेल लेंगे तो चूंकि ये नल सेल ही है, ये थर्ड पॉपुलेशन सेल ही बनाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसका न्यूक्लियस देखते हैं तो ये किडनी शेप्ड होता है। यहाँ पे बाएं साइड में जो डायग्राम है वो नेचुरल किलर सेल की है, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा दैट इज किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। ठीक है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, उसमें क्या होता है बेटा, बीन शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं क्योंकि इसमें 2 या 3 ग्रेन्यूल्स बड़े पाए जाते हैं, जैसे कि डायग्राम में आपने देखा होगा कि जो ब्लैक बॉल्स दिखते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये ग्रेन्यूल्स है। तो इसमें 2, 3 या
ज्यादातर 3 ही होते हैं या 2 ही होते हैं, ठीक है। उसमें बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं 2 या 3, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेन्यूल्स उनको बोलते हैं लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स, लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स, ठीक है बेटा। मैंने कहा जो नेचुरल किलर सेल्स है ये नल सेल्स ही होते हैं, ये थर्ड पॉपुलेशन सेल ही बनाते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड होता है और बड़ा होता है, उसमें लार्ज ग्रेन्यूल्स 2 या 3 होते हैं, उसकी वजह से उनको लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। उसके अलावा मैंने कहा कि ये जो नेचुरल किलर सेल्स है उस पे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर FC रिसेप्टर पाया जाता है, जो किस लिए होता है, इम्यूनोग्लोबिन के लिए होता है, या कॉम्पिटेंट जो कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स उसके लिए होता है। तो क्योंकि इसमें एंटीबॉडी जरूरत नहीं होती है उसके एक्शन के लिए, उसकी फंक्शन के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी के लिए, या जब ये कोई सेल किल करता है तो उसके लिए उसको एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, आल्सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इन पर इंहिसार नहीं रखता है, ठीक है। तो उसके बगैर ही ये काम करता है, डायरेक्ट सेल के साथ अटैच होता है। जो सेल वायरस से इंफेक्टेड हुई होती है या जो सेल इन्फेक्टेड है वायरस से, उसको ये तुरंत पहचानता है, फौरन पहचानता है, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो अल्टर्ड होता है, ये उसको अच्छी तरह पहचानता है, पहचानने के बाद उसको डायरेक्ट अटैक करता है और उसकी साइटोटॉक्सिटी अंजाम देती है, यानी उसको खत्म करता है, कुछ केमिकल्स कुछ टॉक्सिक ये बनाता है, और वो ज्यादातर लाइसोसोमल होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, वो फिर उसको खत्म करते हैं उस सेल को। तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट अटैक करता है, उसको एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज एंटीबॉडीज। तो याद रखना ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इन्हिसार नहीं करता है एंटीबॉडीज पे, कॉम्प्लीमेंट पे। दिस वाज अबाउट नेचुरल किलर सेल। अब किलर सेल इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन थोड़ा बहुत ये डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि वो ये नेचुरल किलर सेल जो थी ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट थी, ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, ये एंटीबॉडीज पे इन्हिसार करती है। कौन सी सेल? किलर सेल, ठीक है बेटा। यहाँ भी वही स्ट्रक्चर है, सेम है, खाली फर्क ये है ये एंटीबॉडीज पे ही इन्हिसार नहीं करती थी, ये एंटीबॉडीज पे इन्हिसार करती है। जो नेचुरल किलर सेल्स है वो सेल जो इन्फेक्टेड हो, चाहे वो पैथोजन हो, पैरासाइट हो या वायरस हो, तो उनके सेलों पे एक एंटीबॉडी होती है दैट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन जी। याद रखना ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इम्यूनोग्लोबिन जी। कौन सा? इम्यूनोग्लोबिन जी, क्योंकि इस किलर सेल पे वो रिसेप्टर होता है जिसको हम FC बोलते हैं, जो बाइंड कर सकता है सिर्फ किसे? एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन जी से, ठीक है। जो भी सेल इन्फेक्टेड हो वायरस के साथ उसके ऊपर कोटिंग होती है इम्यूनोग्लोबिन जी की। जब उस पे इम्यूनोग्लोबिन जी की कोटिंग होगी तो ये डायरेक्ट पहचानता है इसको, कौन? किलर सेल डायरेक्ट पहचानता है इस सेल को, उस पे वो बाइंड रहती है, किसकी मदद से? FC की मदद से बाइंड रहती है, और फिर इसको किल करते हैं। इस पे लाइसोसोमल एंजाइम्स की बरसात होती है, तो उस तरह वो इसको डिग्रेड करते हैं। चूंकि ये सेल जो है ये एंटीबॉडीज पे डिपेंड करती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं, उसको कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, ठीक है बेटा। दोबारा रिपीट करता हूँ, एंटीबॉडी डिपेंडेंट, क्योंकि ये इन्हिसार रखता है किस पे? एंटीबॉडी पे। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड, और ये रेस्पॉन्ड जो होता है ये सेलों की मदद से होता है, क्योंकि एंटीबॉडी की मदद से नहीं होता है बल्कि सेल की मदद से, जिसको किलर सेल बोलते हैं, उसी की मदद से ये होता है। इसलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है ये? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड
एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, साइटोटॉक्सिटी रिएक्शन। तो इस तरह ये डिफरेंट होती है किससे, नेचुरल किलर सेल से। सो नेचुरल किलर और किलर सेल में ये फर्क है कि नेचुरल किलर सेल जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एंटीबॉडी से, उसमें एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं पड़ती है, साइटोटॉक्सिटी के लिए एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो एक किलर सेल है बेटा उसको एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एंटीबॉडीज, साइटोटॉक्सिटी के लिए एंटीबॉडीज होना जरूरी है। कौन सी एंटीबॉडी होनी जरूरी है, हीमोग्लोबिन जी, कौन सी, हीमोग्लोबिन जी एंटीबॉडी होनी जरूरी है। तो उसकी वजह से हम इसको कहते हैं ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल है, एंटीबॉडी, और उस रिएक्शन को बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिटी रिएक्शन। ठीक है, ये दो चीजें यानी जो मैंने पढ़ा है कि यही इनमें तफर्रुक करती है, यानी एंटीबॉडी, उसमें एंटीबॉडी की जरूरत नहीं होती है, इसमें एंटीबॉडी की जरूरत होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नॉन सेल। और जो जिसका नंबर आता है वो मैक्रोफेज है, तो हम मैक्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर मैक्रोफेजेस? मैक्रोफेजेस जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मैक्रो मीन्स बड़े एंड फेज मीन्स ईटिंग। ये सेल को ईट करते हैं, माइक्रोब्स को ईट करते हैं, बड़े सेल्स होते हैं जो बड़े बड़ी खलियां होते हैं। ठीक है, इसलिए मैक्रोफेज, मैक्रो मीन्स बड़ा, फेज मीन्स ईटर, जो ईट करता है, जो खाता है। तो मैक्रोफेजेस बेसिकली क्या होते हैं, ये मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, फैगोसाइटेटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स जो बाकी जो इन्फेक्टेड सेल्स हो या बॉडी के अपने सेल्स हो या डेड सेल्स हो जिनको खाते हैं, तो इसलिए फैजिक। ठीक है, फैगिक और फैजिक। ठीक है, मैक्रोफेजेस सेल्स, व्हाट आर मैक्रोफेजेस सेल्स? दीज आर मोनोन्यूक्लिएटेड फैगोसाइटिक सेल्स। कहां से डेवलप होते हैं, कहां से बनते हैं? मोनोसाइट्स से बनते हैं बेटा। कहां से बनते हैं? मोनोसाइट्स से डेवलप होते हैं। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज में क्या फर्क है? दो में एक ही सेल है, लेकिन मैक्रोफेज का साइज बड़ा होता है और मोनोसाइट का साइज छोटा होता है। इसके अलावा बेटा ये एक और डिफरेंस याद रखनी है आपको कि जो मोनोसाइट्स होते हैं ये ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, दे आर फ्रीली सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, और जो मैक्रोफेज होते हैं ये टिश्यू में बाइंड होते हैं। ठीक है, तो उनका जो मोनोसाइट्स होते हैं जो बॉडी में, जो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, उनका जो लाइफ टाइम होता है वो 8 से 10 घंटे है या 1 दिन होता है। ठीक है, 8 से 10 घंटे का होता है। उसके बाद ये टिश्यूज में बाइंड होते हैं और वहां से ये एनलार्ज होते हैं। उनका जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डबलिंग होती है। ठीक है, और ये उनका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हो जाता है, सेल भी साइज में बड़ी हो जाती है, तो उस वक्त उसको मैक्रोफेज बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। अदरवाइज मैक्रोफेज इज मोनोसाइट। ये मोनोसाइट ही होती है। खाली फर्क क्या होता है कि ये ब्लड में सर्कुलेट होती है, 10 घंटे या 8 घंटे तक सर्कुलेट करती रहती है। उसके बाद ये टिश्यू में जाती है, जहां ये टिश्यू में जाती है फिर ये बाइंड रहती है वहीं पे, तो उस वक्त ये अपना साइज थोड़ा बड़ा बनाती है, न्यूक्लियस भी थोड़ा बड़ा बनता है। ठीक है, ऑर्गेनल्स वो भी थोड़े बड़े बड़े यानी इनकी डबलिंग होती है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं या लाइसोसोम्स जो ऑर्गेनल होते हैं उनका तादाद बढ़ता है, तो एट द टाइम इट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। अब पता चला कि मोनोसाइट और मैक्रोफेज में क्या फर्क है। क्या फर्क है बेटा मोनोसाइट और मैक्रोफेज में? और उसका न्यूक्लियस, जो मोनोसाइट का न्यूक्लियस होता है दैट इज शू, जो हॉर्स शू शेप्ड होता है उसी की तरह होता है, यानी सी शेप्ड होता है, हॉर्स शू शेप्ड होता है मोनोसाइट का न्यूक्लियस। ठीक है, सी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। जो मैक्रोफेजेस कहां पे पाए जाते हैं बेटा? ब्लड में, उनको हम मोनोसाइट्स बोलते हैं। कभी-कभी एग्जाम में आता है, ठीक है, कि मैक्रोफेजेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लड आर कॉल्ड मोनोसाइट्स, और कॉल्ड डेंड्रिटिक सेल्स, और कॉल्ड कफर सेल्स, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये बेसिकली मैक्रोफेजेस ही होते हैं, उनका अलग अलग नाम है अलग अलग टिश्यू में। जैसे कि अगर ब्लड में पाए जाए तो उनको मोनोसाइट्स बोलते हैं, अगर लिवर में पाए जाते हैं तो कफर सेल्स बोलते हैं, अगर किडनी में पाए जाते हैं तो मीजन गैलिया सेल्स बोलते हैं, अगर लंग्स में पाए जाते हैं इनको एल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, डस्ट सेल्स भी कहते हैं। लंग्स में जो मैक्रोफेजेस है बेटा इसके दो नाम है, एक है डस्ट सेल या फिर इनको एल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। तो उसे जो इजी नाम है वो डस्ट सेल्स है, उनको डस्ट सेल्स भी कहते हैं। इस तरह अगर ब्रेन में होंगे तो माइक्रोगेलियल सेल्स बोलते हैं, सुप्रीम लीफ नोड में होंगे तो इनको साइनस मैक्रोफेजेस बोलते हैं, अगर पेरिटोनियल कैविटी में होंगे तो इनको सेरोसल मैक्रोफेजेस बोलते हैं, बोन में अगर होगा तो इनको ओस्टियो
क्लास्ट बोलते हैं। कनेक्ट टिश्यू में अगर होगा तो इसको कहते हैं हिस्टोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टिश्यू में माइक्रोफेजेस पाए जाते हैं, उनको डिफरेंट नाम से हम जानते हैं। ये आपको याद रखना है, कभी भी आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द मैक्रोफेजेस विच आर प्रेजेंट इन द लिवर आर कॉल्ड, उसको कफर सेल बोलते हैं। इसी तरह अगर लंग्स में पाए जाते हैं उनको डस्ट सेल्स बोलते हैं। इसी तरह अगर बोन में पाए जाए तो उनको ओस्टोक्लास्ट बोलते हैं। तो ये कुछ मैक्रोफेजेस है जो डिफरेंट टिश्यूज में पाए जाते हैं, उनका डिफरेंट नेम रखा गया है, ठीक है। ये सारे के सारे मैक्रोफेजेस होते हैं। और ये मैक्रोफेजेस में एक और खुसूसियत ये है बेटा कि मैक्रोफेजेस में कोई एंटीजन यानी रिसेप्टर, वो रिसेप्टर नहीं है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है एंटीजन को। तो ये बेसिकली जो बाकी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके साथ काम करके बॉडी को तहफ्फुज फराहम करते हैं, ठीक है बेटा।